जय श्री कृष्णा प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक बुद्धिमान स्त्री ने 3 बातें ऐसी कही हैं, अगर उन्हें याद कर लिया जाए तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए प्रिय बंधुओं, जानते हैं कि वह कौन सी 3 बातें हैं जो बुद्धिमान स्त्री ने बताई हैं। यह कहानी एक ससुर और बहू की है। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बंधु दर्शक बनकर के आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए प्रिय बंधुओं, चलते हैं सीधी कहानी पर। बहुत समय पहले की बात है। नदी के किनारे बसे किसी नगर में एक बड़े कुटुंब निवास करता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे, सास ससुर और पुत्रवधू। पुत्र का नाम अजित सेन था और बहू का नाम शीलवती था। अजित सेन व्यापार के सिलसिले में अधिकतर बाहर जाता था और शीलवती घर पर ही रहकर सास ससुर की सेवा करती थी। प्रिय बंधुओं, वह स्त्री अपना नाम चरितार्थ करती थी। वह सोचती थी कि मेरा नाम बहुत ही अच्छे से हो और मैं अपने सास ससुर की सेवा ऐसे ही मन लगाकर करती रहूं। प्रिय बंधुओं, एक दिन की बात है कि आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर वह शीलवती घर से बाहर निकल गई और वह बहुत देर बाद वापस लौटी। जैसे ही शीलवती घर के अंदर आई, उसके ससुर ने उसको अंदर आते हुए देख लिया, और जब ससुर को इस बात का पता चला तो उसे अपने पुत्रवधू शीलवती के चरित्र पर शंका होने लगी। वह सोचने लगा कि मेरा पुत्र अधिकतर बाहर रहता है और मुझे लगता है कि मेरी बहू का आचरण आपत्तिजनक है। इससे तो मेरा पवित्र कुल कलंकित हो जाएगा। अतः दुष्चरित्र बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। प्रिय बंधुओं, बिना सोचे विचारे और बिना अपनी पुत्रवधू से कुछ पूछे उसने अपनी पत्नी से इस बारे में परामर्श लिया और उसकी सहमति पाकर उसने अपनी बहू से कह दिया कि जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पीहर छोड़ने जा रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, बहू ने भी कुछ नहीं पूछा और ना ही कुछ कहा। वो भी तैयार होकर रथ में बैठ जाती है। इधर उस शीलवती का ससुर खुद ही रथ हाँकते हुए चल देता है। प्रिय बंधुओं, रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती है। तभी ससुर ने पुत्रवधू से कहा कि तुम रथ से उतरकर जूते उतारकर नदी पार करो। तो शीलवती ने अपने ससुर की बातें नहीं मानी और जूते नहीं उतारे और जूते पहनकर ही नदी पार कर गई। प्रिय बंधुओं, यह सब देखकर ससुर ने विचार किया, यह दुष्चरित्र होने के साथ ही अविनीत भी हो गई है। फिर वह दोनों आगे चल देते हैं। आगे चलने पर मार्ग के किनारे एक बड़ा खेत मिला जिसमें खूब फली हुई मूंगफली की फसल लहरा रही थी। ससुर ने जब उस मूंगफली की फसल को देखा तो वह कहने लगा कि किसान का भाग्य कितना अच्छा है, और यह सब कहकर किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए बोला कि देखो यह खेत कितना अच्छा फला है, खेत का मालिक इससे खूब मुनाफा कमाएगा। प्रिय बंधुओं, अपने ससुर की बात सुनकर शीलवती ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यह जंगली जानवरों से खाया ना जाए तो। जब ससुर ने बहू की यह बात सुनी तो ससुर को अपनी बहू की बात अटपटी सी लगी और सोचने लगा, कैसी बेतुकी की बातें कर रही है। मालिक रखवाली करता तो है। कुछ देर दोनों फिर से चुपचाप चलने लगे। थोड़ी दूर रास्ता तय करने के बाद वह एक नगर में पहुंच जाते हैं।
वहां के लोगों को वह आनंद मगन देखकर ससुर के फिर से मुंह से निकल गया कि देखो यह कितना सुंदर नगर है। फिर से अपने ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शीलवती कहने लगी, आपकी बात ठीक तो है, परंतु इसे उजाड़ा ना जाए तो। प्रिय बंधुओं, ससुर अपनी बहू की बकवास से मन ही मन कुपित होने लगा। फिर वह शांत हो जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसे एक कुलपुत्र दिखाई पड़ा। तभी फिर ससुर ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह तो बहुत सूरवीर लगता है। यह सब सुनकर शीलवती बहुत जल्दी बोल पड़ी और कहने लगी, यदि कहीं पीटा ना जाए तो। फिर से ससुर शांत हो जाता है और आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर ससुर रथ रोककर एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गया। प्रिय बंधुओं, वह शीलवती बरगद से दूर हटकर जा बैठी। अब ससुर सोचने लगा कि यह हमेशा उल्टी ही बात करती है और हर एक बात का उल्टा ही जवाब देती है। कुछ देर विश्राम करने के बाद वह दोनों आगे फिर बढ़ जाते हैं। तभी शीलवती का ननिहाल आ जाता है। उस गांव में प्रवेश करते ही बीच रास्ते में शीलवती का मामा मिल गया। प्रिय बंधुओं, जैसे ही शीलवती के मामा ने शीलवती को देखा तो वह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और दोनों को आदर पूर्वक अपने घर ले गया। वहां पहुंचने के बाद उसने भोजन कराया और भोजन करने के पश्चात शीलवती का ससुर वापस अपने रथ में आकर लेट जाता है। इधर ससुर को रथ में लेटा देखकर शीलवती भी घर के अंदर नहीं गई, अपितु रथ की छाया में ही बैठ गई। प्रिय बंधुओं, उधर घर के बगल में ही एक बबूल का पेड़ था। उस पर कौवा बैठकर कांव कांव कर रहा था। लगातार कांव कांव की आवाज सुनकर शीलवती कहने लगी, अरे तू थकता क्यों नहीं है? एक बार पशु की बोली सुनकर कार्य करने से तो मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बोली के अर्थ के अनुसार कार्य करके एक नई आफत मोड़ नहीं ले सकती। कल आधी रात के समय गीदड़ की आवाज सुनकर मैं नदी के किनारे गई और वहां जल में उतराए मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर घर ले आई। उसी के दंड स्वरूप मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अरे कौवे, अब तू कह रहा है कि इस बबूल के पेड़ के जड़ के पास बहुत सारा सोना गड़ा है, तो क्या इसे निकालकर एक नई विपत्ति मोल ले लूं? प्रिय बंधुओं, शीलवती की बातें सब कुछ उसका ससुर सुन रहा था। वह यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न होने लगा और उठकर बबूल की जड़ के पास खोद कर देखा। वहां पर बहुत सारा सोना था। तभी वह अपनी बहू से कहने लगा कि बहू, मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं था। अब तुम घर के लिए वापस चलो। तभी वह शीलवती अपने ससुर की बात मानकर रथ में बैठ जाती है और घर की ओर वापस चल देती हैं। इधर प्रिय बंधुओं, मार्ग में ससुर ने अपनी बहू से पूछा कि बेटी, तुम बरगद की छाया के नीचे क्यों नहीं बैठी? शीलवती ने अपने ससुर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वृक्ष की जड़ में सर्प का भय रहता है और ऊपर से चिड़ियां भी बीट करती हैं, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। प्रिय बंधुओं, यह सुनकर वह ससुर बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर उसने कुलपुत्र के बारे में पूछा। तभी उसने बताया कि वास्तविक में सूरवीर वही होता है जो कि पहले प्रहार करता है और वह प्रहार कभी खाली नहीं जाता। इसीलिए मैंने कहा था सूरवीर तो बाद में पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं है। प्रिय बंधुओं, थोड़ी देर बाद फिर वह उस नगर के संबंध में पूछने लगा। तभी वह शीलवती बोली कि जिस नगर के लोग आगंतुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते उसे वस्तुतः नगर नहीं कहा जाता। यह सुनकर वह ससुर बहुत ही प्रसन्न होता है और मन में कहता है कि मेरी बहू कितनी बड़ी बुद्धिमान थी और मैं इसे गलत समझकर
इसे घर से बाहर निकालने चला था। थोड़ी देर बाद फिर उसने पूछा, तुमने नदी जूते पहनकर पार क्यों की? जूते क्यों नहीं उतारे? यह सब सुनकर शीलवती बोली कि बाबूजी, नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है और पेंदी में कंकड़ पत्थर तथा कांटे होते हैं जो नंगे पांव में चुभ जाते हैं, अतः जूते पहनकर पार करने में ही सुरक्षा है, इसलिए मैंने जूते नहीं उतारे। अब तो प्रिय बंधुओं, शीलवती की बुद्धिमत्ता से उसका ससुर बहुत ही प्रसन्न होने लगा और वह कहने लगा कि सच कहा है बहू, तुम एक आदर्श गृहिणी हो, क्योंकि तुम में सभी गुण आदर्श गृहिणी के ही प्रकट दिखाई देते हैं। प्रिय बंधुओं, तभी वह बुद्धिमान स्त्री अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी, मैं आपको 3 बातें ऐसी बताती हूँ कि अगर वह कोई भी व्यक्ति याद कर ले तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती। कि पहली बात, घर की गृहिणी को घर का कोई भी कार्य हो उसे सोच समझकर और बुद्धि से करना चाहिए। बिना बुद्धि के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। दूसरी बात, घर को हमेशा साफ सुथरा मंदिर की तरह सजाकर रखना चाहिए, जिससे घर में हमेशा लक्ष्मी का ही प्रवेश रहता है। और तीसरी बात, अपने पति की आमदनी को देखकर घर में ही खर्च करना चाहिए। अगर हम अपने पति की आमदनी से अधिक खर्च करेंगे तो घर में गरीबी आती देर नहीं लगती। प्रिय बंधुओं, यह सब सुनकर वह ससुर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। फिर वह दोनों ससुराल में पहुंच जाते हैं। जब उसकी सास शीलवती को वापस आता हुआ देखती हैं तो वह पूछती हैं कि आप तो इसे वापस कर लाए। तभी वह अपनी बहू की बड़ाई करता है और कहता है कि हमारी बहू पशुओं की और पक्षियों की भाषा समझ लेती है और यह बहुत ही बुद्धिमान है। प्रिय बंधुओं, फिर ससुर शीलवती की प्रशंसा करते हुए उसे घर की मालकिन बना देता है और फिर से वह तीनों प्राणी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्रिय बंधुओं, यह थी कहानी एक बुद्धिमान स्त्री की, जिसमें उसने ऐसी बातें बताई हैं कि अगर मनुष्य उन बातों को याद कर ले तो कभी गरीब नहीं रहेगा। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शक बंधुओं के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।